हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इससे आप पढ़ के एग्ज़ाम में आप 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक भी कुछ नहीं पढ़े होते हैं और वो भरोसे रहते हैं कि एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम अच्छा कर जाएंगे। तो देखिए, मैं बिल्कुल आप अच्छा कर सकते हैं। यकीन नहीं है कि आप अच्छा करेंगे तो बिल्कुल आप पूरे वीडियो को वॉच करिए। और जितने भी वीडियो प्रतिदिन डाले जा रहे हैं उन सभी वीडियो को आप वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित मैं कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। और बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना कि इससे बाहर एग्ज़ाम में जाता ही नहीं है। उसके लिए करना क्या है कि प्रॉपर जितने भी आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़ाया हूं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, स्वप्रभाविता क्या है, इस सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल आप लोग को पढ़ाया हूं। आप अभी तक नहीं देखें तो वो क्वेश्चन को भी जाकर देखिए। और देखिए, प्रॉपर वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन समझने वाले हैं उसका नाम क्या है कि वंशावली विश्लेषण क्या है और यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए क्या कहते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या है। तो वैसा विश्लेषण जो दो या दो से अधिक पीढ़ियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? दो या दो से अधिक पीढ़ियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तथा आनुवंशिक गुणों की वंशागति द्वारा चित्र द्वारा प्रदर्शन करते उसे क्या कहते हैं? वंशावली विश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, नर को ये ऐसा अगर रहता है, ये किसको बता रहा है? नर को बता रहा है। और ये अगर गोला सा रहता है, ये किसको बताता है? ये मादा को बताता है। याद रखेंगे, ये ऐसा अगर फिगर रहता है तो ये नर को दर्शाता है। और ये क्या बता रहा है? वंशावली विश्लेषण को बता रहा है। और ये गोला सा रहता है, किसको बता रहा है? मादा को बता रहा है। वही देखिए, ऐसा अगर फिगर कहीं पे दिखाई देता है तो ये लिंग का उल्लेख नहीं है, मतलब ट्रांसजेंडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ट्रांसजेंडर को प्रदर्शित करता है। इसी तरह मैं बता दूं कि देखिए क्या है, ऐसा अगर प्रदर्शित करता है ये तो किसको कर रहा है? तो ये मैथुन को बता रहा है। किसको? मैथुन को। और ये सब कुछ डिटेल आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे, तो एग्जाम्पल भी 2-3 याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और देखिए क्या उपयोग किस में है इसका? तो वंशावली विश्लेषण का उपयोग, तो वंशावली विश्लेषण क्रोमोसोम एवं जीन के स्तर पर परिवर्तन से होने वाली बीमारियों को पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है। तो देखिए, वंशावली विश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, चाहे जीन में कोई गड़बड़ी होती है या क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी होती है, और उसके बाद जो बीमारी उत्पन्न होता है, 3 बीमारियों को पता लगाने में कौन मदद करता है? वंशावली विश्लेषण करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि 2025 में ये क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आ रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं कि क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना करिए कि जो जीन होता है और क्रोमोसोम जो होता है उसके व्यवहार में क्या फ़र्क होता है, उसी में हम लोग को क्या करना है? तुलना करना है। तो देखिए, मैं बता दूं क्या चीज़ कि क्रोमोसोम और जीन, यहाँ दे रखे जीन और क्रोमोसोम दोनों जोड़ी में पाए जाते हैं। इन दोनों के व्यवहार कैसा है कि ये हमेशा जब भी मनुष्य के शरीर में पाए जाएंगे तो जीन और क्रोमोसोम हमेशा किस में रहेंगे? जोड़े में रहेंगे। और जीन और क्रोमोसोम दोनों जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो पहला क्या हुआ कि ये तो जोड़े में मिलते हैं, और दूसरा क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। और दोनों जाता है, क्रोमोसोम भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और जीन भी होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? जाता है। और दोनों के दोनों किस में मिलते हैं? दोनों के दोनों जोड़े में मिलते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जीन और क्रोमोसोम एक क्रम में सजे होते हैं, और भी कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कि जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें याद रखेंगे।
तो ये देखिए जीन और क्रोमोसोम एक क्रम में सजे होते हैं, इस बात को भी याद रखना है। और क्या है कि जीन और क्रोमोसोम जो होते हैं पृथक्करण के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल कैसे हो गए। तो मैं बता दूं कि मेंडल प्रयोग कब किए थे, पहले इसको बता देता हूं। तो देखिए मेंडल जो है 1856 में अपना प्रयोग प्रारंभ किए थे, और कितने साल, इन्होंने 7 वर्ष तक मतलब 63 तक, 1918 से 1963 तक इन्होंने काम किया था। कौन, ग्रेगर जोन मेंडल। और वो भी किस पे काम कर रहे थे, तो मटर के पौधों पे काम कर रहे थे, और मटर के पौधों पर काम करते हुए बहुत सारा निष्कर्ष निकाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ जाता है, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स यूनिट आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो वही जो है मेंडल जो है मटर के पौधों पे 7 वर्षों तक काम किए, और काम करने के बाद सफल कैसे हो गए, आइए वही हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें एक बार में एक ही लक्षण को देखा था। देखिए लक्षण मैं बता दूं कि लक्षण उन्होंने क्या लिया था, जैसे मैं सुना होगा कि लंबा और बौना। तो जो भी वो निष्कर्ष निकालते थे तो एक बार में एक ही लक्षण लेते थे, कि तो लंबा ले लिए तो लंबा को ही देखते थे, और बौना ले लिए तो बौना को ही देखते थे। एक बार में 4-5 लक्षण वो कभी भी नहीं देखते थे। कौन, मेंडल। इसीलिए वो क्या हो गए थे, अपने प्रयोग में सफल हुए थे। पहला बात है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि उन्होंने एक प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया था। प्रयोगात्मक पदार्थ मतलब समझते हैं कि जो भी प्रयोग करते थे, जैसे मेंडल ने एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात कितना लिया है, आप लोग को मैं बताया हूं कि एक संकर संकरण जो होता है उसमें आप लोग को फिनोटाइप अनुपात बताया गया होगा कि फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। और वही जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। तो ये फिनोटाइप अनुपात हो गया और ये जीनोटाइप अनुपात हो गया। तो जो भी कुछ वो देखते थे तो समझ जाइए किस में देखते थे, प्रयोगात्मक में देखते थे। और वो क्या करते थे, जितने भी आंकड़े बनते थे उसको क्या करते थे, वो आराम से उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते थे। यही कारण है। और देखिए क्या उन्होंने 3 से 4 पीढ़ी तक मटर के प्रयोग में लाया था, और उन्होंने अपने आंकड़ों को गणितीय विधि में क्या किया था, सजाया था। गणितीय विधि में अभी बताया था क्या चीज़, 1:2:1 अभी बताया मैं, 3:1। ये क्या है, ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप अनुपात है। और ये किसको बता रहा है, फिनोटाइप अनुपात। ये किसके लिए है, तो एक संकर संकरण के लिए, अभी मैं बताया था, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी ये देखिए क्या है, मेंडल जो प्रयोग किए थे 1856 से 63 तक किए थे, लेकिन देखिए इन्हें वैज्ञानिक नहीं माना गया, क्योंकि जो भी प्रयोग किए इनको सफलता नहीं मिला। तो हुआ क्या कि इनके प्रयोग को खारिज कर दिया गया, और उसके बाद से ये बेचारू क्या हो गए, मर गए। कब मरे थे, तो 1884 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के 16 साल बाद, कितने साल बाद, 16 साल बाद एक 3 वैज्ञानिक है। कौन कौन, देखिए क्या, 1900 ईस्वी में कार्ल कोरेंस, और क्या हुगो डी ब्रिज, और क्या सेल मार्क्स। ये तीनों वैज्ञानिक आए, और आने के बाद मेंडल के कामों को क्या किया, दोहराया। तब वो जाके पता लगा कि मेंडल जो है बहुत बड़े खोज करके जा चुके हैं, समझ रहे ना। और ये बहुत बड़ा काम भी किए थे, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन 100% 2025 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका हद हिसाब नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए तो मैं आप लोग को बीच चर्चा ही कर देता हूँ। तो देखिए क्या है, वंशागति का क्रोमोसोमन सिद्धांत क्या है। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम वाल्टन और थियोडर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में दिया था। और मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2024 के एग्जाम में ही पूछा गया था कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को कौन दिया था। तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को वाल्टर शटन और थियोडर बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने कब दिए थे, 1902 ईस्वी में दिए थे, याद रखेंगे। और इस देखिए क्या है, यह सिद्धांत हमें बहुत कुछ बताता है, और क्या क्या में बताता है वही आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार जीन और क्रोमोसोम एक क्रम में क्या होते हैं, ऊपर सजे होते हैं। जो जीन होता है क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, सजा होता है। और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वह जीन जोड़े में पाए जाते हैं।
और जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं वह एक क्रम में सजे होते हैं, ये भी याद रखना है। और क्या है, क्रोमोसोम का वह भाग जहाँ पे क्या होता है जीन पाया जाता है उसे केमिकल रिड्यूस करते हैं और होमोलोगस पेयरम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे लिखा गया है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और आप लोग को पढ़ना है और मेहनत करना है। और इसी के समय ये क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे। और देखिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उन सभी वीडियो को देखेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे और उतना ही नहीं बहुत बेहतर करेंगे। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। चलिए तो मिलेंगे। जय हिंद।